डियर स्टूडेंट, उजाला अकेडमी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सीटेट में पूछे जाने वाले साइंस के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर। जितने भी क्वेश्चन इस वीडियो में मैंने सेलेक्ट किया है वो सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि हर बार एग्जाम में पूछे गए हैं। परीक्षा की दृष्टि से ये सभी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और यदि आपने अभी तक मेरी पिछली वीडियोस को नहीं देखी है तो चैनल पर जाकर देख लें, ताकि आपका सीटेट अच्छे नंबर से क्लियर हो सके। और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि मेरा हर एक वीडियो आप तक पहुंचती रहे और आपकी तैयारी अच्छी तरीके से होती रहे। तो चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट किए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है, अच्छी विज्ञान शिक्षा बच्चे के प्रति ईमानदार होना चाहिए का अर्थ है कि वह विज्ञान जो हम पढ़ाते हैं, क्या कह रहा है, बच्चे के प्रति ईमानदार होना चाहिए। जो अच्छी विज्ञान शिक्षा होती है वो बच्चे के प्रति ईमानदार होना चाहिए। इसका अर्थ क्या है, वो कि जो हम विज्ञान पढ़ाते हैं, क्या यही इसका अर्थ है कि बच्चे के प्रति ईमानदार होना चाहिए। आपके सामने देखिए आप ऑप्शन दिया गया है, और एक बात ध्यान रखिएगा कि आंसर करते चलिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये। अगर आप आंसर करेंगे, मान लीजिए गलती भी होती है, तो इसमें आपका ही बेनिफिट होने वाला है। एक बार गलती होगी, 2 बार गलती होगी, तीसरी बार में करेक्ट हो ही जाएगा, है ना। तो आंसर करते जरूर चलेंगे आप। देखिए, आपके सामने जो ऑप्शन दिए गए हैं वो ये हैं, बच्चे के परिवेश से जुड़ा हुआ होना चाहिए, या फिर विज्ञान की विषय वस्तु से सार्थक पक्षों को संप्रेषित करना चाहिए, बच्चे को समझ आने योग्य होना चाहिए, या फिर बच्चे को सीखने की प्रक्रिया के कौशलों में शामिल करना चाहिए। बताएंगे क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। जो अच्छी विज्ञान शिक्षा है बच्चे के प्रति ईमानदार होनी चाहिए, इसका अर्थ क्या है, क्या वह यह है जो विज्ञान हम पढ़ाते हैं, उसका अर्थ पूछा गया है। बताएंगे आप लोग क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। देखिए, यहाँ पर जितने लोग भी आंसर कर पा रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी वो बिल्कुल करेक्ट है। बच्चे को समझ आने योग्य होना चाहिए, जो बच्चे के प्रति ईमानदार होना चाहिए, ये विज्ञान अच्छी विज्ञान शिक्षा है। इसका अर्थ यही होता है कि बच्चे को समझ आने योग्य होना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे, तो ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। बस आप वीडियो को एंड तक जरूर देखते रहिएगा और आंसर करते चलिएगा। ओके, तो देख लेते हैं आप क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है, वंदना की रुचि कक्षा 8वीं के शिक्षार्थियों द्वारा विज्ञान के प्रक्रमण कौशलों के अर्जन पर अधिक ध्यान केंद्रित करने में है। सूक्ष्म जीव पर आधारित प्रक्रमण को पढ़ाने के लिए उसे निम्न में से कौन से पद्धति संयोजन को प्राथमिकता देनी चाहिए। किसकी बात कर रहा है, वंदना की रुचि किसमें है, कक्षा 8 के शिक्षार्थियों द्वारा विज्ञान के प्रक्रमण कौशलों में अर्जन पर अधिक ध्यान करने में है। ठीक है, जो विज्ञान 8वीं का विज्ञान है उसके प्रक्रमण कौशल को अर्जन करने में उसको अधिक ध्यान केंद्रित करती है। सूक्ष्म जीव पर आधारित प्रक्रमण को पढ़ाने के लिए उसे निम्न में से कौन से पद्धति संयोजन को प्राथमिकता देनी चाहिए। देखिए, आंसर दिया गया है यहाँ पर ऑप्शन, दत्त कार्य कम प्रश्न पद्धति, क्या इसको प्राथमिकता देनी चाहिए, या फिर परियोजना कम प्रयोगशाला पद्धति, या फिर गृह कार्य कम विज्ञान प्रश्नोत्तर पद्धति, या फिर गृह कार्य कम प्रश्न पद्धति। बताइए किसको प्राथमिकता देनी चाहिए अगर उसे सूक्ष्म जीव पर आधारित प्रक्रमण को पढ़ाना है तो। देखिए, अगर उसे सूक्ष्म जीव पर आधारित प्रक्रमण को पढ़ाना है ना, तो उसे परियोजना कम प्रयोगशाला विधि पद्धति को प्राथमिकता देनी होगी, है ना। यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, परियोजना कम प्रयोगशाला पद्धति। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 की यह अनुशंसा है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षा को किस पर बल देना चाहिए। ठीक है, उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षा है उसको किस पर बल देना चाहिए। क्या कक्षा कक्षीय अधिगम को विद्यालय के बाहर की दुनिया के साथ जोड़ने में शिक्षार्थियों की मदद करने में इस पर बल देना चाहिए, या फिर विज्ञान सीखने में अंतर्राष्ट्रीय मानकों को प्राप्त करने में शिक्षार्थियों की मदद करने में, या फिर शिक्षार्थी में सामाजिक विषमताओं को न्यूनतम करने के पर बल देना चाहिए, या फिर शांतिपूर्ण समाज की स्थापना के लिए मानवीय मूल्यों और ज्ञानधार को बढ़ावा देने। बताइए किस पर बल देनी चाहिए उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षा को।
देखिए जितने लोग भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर ए वो बिल्कुल करेक्ट है। कक्षा कक्षीय अधिगम को विद्यालय के बाहर की दुनिया के साथ जोड़ने में, शिक्षार्थियों की मदद करने में। देखिए आपको जहां भी दिख जाए कि उनका जो लर्निंग है वो सब बाहर की दुनिया से जोड़ना, ये इससे अच्छा आंसर आपको कहीं नहीं मिलेगा। अगर आपको बाहर की दुनिया से रिलेट करने के लिए पढ़ाने की बात कर रहे हैं, या फिर आपकी पाठ्यचर्या पाठ्यक्रम जो है बाहर की दुनिया से रिलेट करती हो, बाहरी दुनिया के साथ जोड़ने वाला कोई भी ऑप्शन दिखे आपको, उससे पॉजिटिव आंसर नहीं हो सकता है ना। जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा है वो यह अनुशंसा करती है कि जो कक्षा कक्षीय माहौल होना चाहिए या अधिगम का, वो बाहर की दुनिया के साथ जोड़ने में मदद करनी चाहिए। ठीक है, इसी पर बल देती है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 4, उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान सीखने का नीचे दिया गया कौन सा उद्देश्य वांछनीय उद्देश्य नहीं है। नहीं है वाला क्वेश्चन आप देखिए ध्यान से करिएगा एग्जाम में। बच्चे यहीं पर बहुत गलती कर जाते हैं और उनका सीटेट 1-2 नंबर से रह जाता है हर बार, है ना। आप ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करेंगे और क्वेश्चन को सबसे पहले समझने की कोशिश करिएगा। समझ कर आंसर करेंगे, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा, है ना। ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान सीखने का नीचे दिए गए जो चारों ऑप्शन है ये, उनमें से कौन सा उद्देश्य वांछनीय नहीं है। आपके सामने ऑप्शन दिया गया है आवश्यक प्रक्रिया कौशल अर्जित करना, प्रतियोगी परीक्षाओं में अच्छा प्रदर्शन करना, वैज्ञानिक साक्षरता अर्जित करना, तार्किक सोच विकसित करना। ऐसा कौन सा उद्देश्य जो नहीं है उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान सिखाने का, बताएंगे आप। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप आंसर करते चल रहे होंगे सभी लोग। और देखिए यहाँ पर जो उद्देश्य वांछनीय नहीं है वो है प्रतियोगी परीक्षाओं में अच्छा प्रदर्शन करना। ये उद्देश्य तो नहीं है ना, अच्छे प्रदर्शन नहीं है विज्ञान के। ठीक, बाकी कौशल अर्जित करना ये पॉजिटिव आंसर है, वैज्ञानिक साक्षरता अर्जित करना ये है, तार्किक सोच विकसित करना ये पॉजिटिव आंसर है। पर अच्छा प्रदर्शन करना प्रतियोगी परीक्षाओं में, ये उद्देश्य नहीं है विज्ञान सीखने का। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आगे आगे क्वेश्चन नंबर 5, विज्ञान को प्रश्न करना, खोजबीन करना, स्वयं करना और अन्वेषण करना माना जाता है। विज्ञान शिक्षण के समय दीपिका द्वारा कराए गए नीचे दिए गए क्रियाकलापों में से कौन सा उन मानदंडों को संतुष्ट करने के लिए सबसे उपयुक्त है। आपके सामने ऑप्शन दिया गया है पर्यावरणीय समस्याओं पर वाद विवाद, या फिर ध्वनि की प्रकृति पर परियोजना कार्य, या फिर सूक्ष्म जीवों पर यूनिट टेस्ट, सामान्य रोगों पर सामूहिक चर्चा। बताएंगे क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्या कह रहा है, प्रश्न करना, खोजबीन करना, स्वयं करना, अन्वेषण करना क्या माना जाता है विज्ञान शिक्षण में के समय दीपिका द्वारा ये सब कराया जा रहा है, तो कौन सा मानदंड होगा जो संतुष्ट करने के लिए सबसे उपयुक्त होगा बच्चों को संतुष्ट करने के लिए, बताइए। देखिए यहाँ पर जितने लोग भी आंसर कर पा रहे हैं ना, ऑप्शन नंबर बी वो बिल्कुल करेक्ट है, ध्वनि की प्रकृति पर परियोजना कार्य। ठीक है, इसमें बच्चे खोजबीन करेंगे, स्वयं करेंगे, है ना, अन्वेषण करेंगे, प्रश्न पूछेंगे एक दूसरे से, मैम से, है ना। तो ये सबसे बेस्ट है, संतुष्ट करने वाला मानदंड है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ध्वनि की प्रकृति पर परियोजना कार्य। आगे क्वेश्चन नंबर 6, मानव नेत्र में शलाकाओं और शंकुओं के विषय में सही कथन का चयन कीजिए। किसके विषय में, मानव नेत्र में जो शलाकाओं और शंकुओं हैं उनके विषय पर सही कथन का चुनाव करना है। आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं, शंकु मंद प्रकाश के लिए सुग्राही होते हैं, शलाकाएं तीव्र प्रकाश के लिए सुग्राही होती हैं, शंकु तीव्र प्रकाश के लिए सुग्राही होते हैं, शलाकाएं वर्णों यानी कि रंगों की अनुभूति कर सकती हैं। बताएंगे क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, सही कथन। देखिए मानव नेत्र में शलाकाओं और शंकुओं के विषय में जो सबसे सही कथन है यहाँ पर वो ऑप्शन नंबर सी है, शंकु तीव्र प्रकाश के लिए सुग्राही होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित ग्रहों में से किसका अपना कोई प्राकृतिक उपग्रह नहीं है। इन ग्रहों में से ऐसा कौन सा ग्रह है जिसका अपना कोई प्राकृतिक उपग्रह नहीं है। ऑप्शन दिया गया है आपके सामने, यूरेनस, मंगल, शुक्र, बृहस्पति। बताइए क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर।
किसका जो है कि अपना कोई प्राकृतिक उपग्रह नहीं है, ऐसे ग्रह को हमें बताना है यहाँ पर। तो देखिए जितने लोग भी आंसर कर पा रहे हैं ऑप्शन नंबर सी वो बिल्कुल करेक्ट है, शुक्र। ये जो शुक्र ग्रह है ना, इसका कोई अपना प्राकृतिक उपग्रह नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किसमें मानव उत्सर्जन तंत्र में मूत्र के मार्ग को सही क्रम में दर्शाया गया है। जो मानव उत्सर्जन तंत्र है उसमें मूत्र के मार्ग को सही क्रम में दर्शाया गया है, इन चारों ऑप्शन में से किसमें है बताएंगे आप लोग। क्या वो वृक्क, मूत्राशय, मूत्रवाहिनी, मूत्रमार्ग, या फिर वृक्क, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय, मूत्रमार्ग, या फिर वृक्क, मूत्राशय, मूत्रमार्ग, मूत्रवाहिनी, वृक्क, मूत्राशय, मूत्रमार्ग, मूत्राशय, मूत्रवाहिनी। बताएंगे कौन सा करेक्ट सही क्रम में है। देखिए यहाँ पर जितने लोग भी आंसर कर पा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी वो बिल्कुल करेक्ट है। वृक्क, मूत्रवाहिनी, फिर मूत्राशय, फिर मूत्रमार्ग, ये सही क्रम है उत्सर्जन तंत्र में। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 9, किसी वस्तु की आभासी और विवर्धित छवि बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। आभासी और विवर्धित छवि बनाने की बात की जा रही है यहाँ पर, और ऑप्शन आपके सामने है उत्तल दर्पण और उत्तल लेंस दोनों, या फिर केवल उत्तल लेंस, या फिर अवतल दर्पण और उत्तल लेंस दोनों, या फिर केवल अवतल लेंस। बताएंगे आप लोग क्या है करेक्ट आंसर। किसी वस्तु की आभासी और विवर्धित छवि बनाने के लिए किसका उपयोग किया जा सकता है। देखिए यहाँ पर जितने लोग आंसर कर पा रहे हैं ऑप्शन नंबर सी वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण दोनों का है ना, ये आभासी और विवर्धित छवि बनाने के लिए उपयोग किया जाता है, अवतल और उत्तल दोनों की, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 10, पानी के बर्तन में लोहे का एक खंड डाला जाता है और वह तल में डूब जाता है, इसका कारण है। लोहे का एक खंड पानी में डाला जाता है तो वो डूब जाता है, तो किसके कारण होता है। ऑप्शन आपके सामने है, ब्लॉक का भार ब्लॉक द्वारा विस्थापित जल के भार की तुलना में कम है, या फिर जल का घनत्व ब्लॉक के घनत्व की तुलना में अधिक है, या फिर बर्तन इतना गहरा नहीं है कि ब्लॉक तैर सके, या फिर ब्लॉक द्वारा विस्थापित जल का भार ब्लॉक के भार की तुलना में कम है। बताइए क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगर पानी के बर्तन में लोहे का कोई खंड डाला जाता है और वो तल में डूब जाता है, बैठ जाता है, तो इसका कारण क्या है। देखिए जितने लोग भी यहाँ पर आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर डी वो बिल्कुल करेक्ट है। ब्लॉक द्वारा विस्थापित जल का भार ब्लॉक के भार की तुलना में कम है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में रिपीट किया गया क्वेश्चन है, तो आप नोट कर लीजिएगा या फिर ध्यान से देखिएगा, इसको समझ लीजिएगा, है ना। आगे क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। गलत कथन का चुनाव करना है यहाँ पर। सामान्यतः पुरुष की आवाज महिला की तुलना में तीक्ष्ण होती है, या फिर चिड़िया उच्च तारत्व की ध्वनि उत्पन्न करती हैं जबकि शेर निम्न तारत्व पर दहाड़ता है, या फिर एक ढोल निम्न आवृत्ति पर कंपित होता है। निम्नलिखित वह निम्न तारत्व की ध्वनि उत्पन्न करता है। क्या ये गलत कथन है, या फिर एक सीटी की उच्च आवृत्ति है इसलिए वह उच्च तारत्व की ध्वनि उत्पन्न करता है। गलत कथन का यहाँ पर चुनाव करना है हमें, और 3 ऐसे ऑप्शन है जो बिल्कुल करेक्ट है, बाकी एक को छोड़ के, है ना। देखिए यहाँ पर जो गलत कथन है वो है ऑप्शन नंबर डी, एक सीटी की उच्च आवृत्ति है इसलिए वह उच्च तारत्व की ध्वनि उत्पन्न करता है ना। यह कोई रीजन नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है, यहाँ पर यही गलत कथन है। बाकी ये तीनों ही ऑप्शन सही हैं। सामान्य पुरुष की आवाज जो होती है वो महिला की आवाज की तुलना में तीक्ष्ण होती है ना, और चिड़िया उच्च तारत्व की ध्वनि उत्पन्न करती हैं जबकि शेर निम्न तारत्व की पर दहाड़ता है, ये भी करेक्ट है। एक ढोल निम्न आवृत्ति पर कंपित होता है इसलिए वह निम्न तारत्व की ध्वनि उत्पन्न करता है। ये 1, 2 और 3 ये तीनों ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हैं, तो इन तीनों को भी आप नोट कर लीजिएगा, हो सकता है आपके एग्जाम में करेक्ट वाला पूछ ले, है ना। कोई भी ऑप्शन कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं छोड़ना है अगर सीटेट अच्छे से अच्छे नंबर से क्लियर करना है तो, ठीक है। और ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं अपने पिछली वीडियोज़ में भी करवाई हूँ, तो उसे एक बार ज़रूर आप देख लीजिएगा, है ना। अगर आपको मेरी पिछली वीडियोज़ नहीं मिल रही हैं तो चैनल पर जाइए, प्लेलिस्ट में जाकर देखिएगा सीटेट 2024 के नाम से, उसमें जितनी भी वीडियो पड़ी हुई हैं उन सभी को आप एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे वो बाकी कुछ इंपॉर्टेंट को ऐड करके बनाई हुई मैं वीडियो, तो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है, ठीक है।
तो चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, आपके पास दो परख नलियां ए और बी हैं। परख नली ए में हल्दी का पेस्ट भरा है, जबकि परख नली बी में फिनाफ्थेलिन का जलीय विलयन भरा है। इन दोनों परख नलियों में तनु हाइड्रोलिक अम्ल कि कुछ बूंदें डालने पर इसमें भरे पदार्थ प्रतीत होंगे। अगर उन दोनों ही परख नलियों में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की कुछ बूंदें डाल दी जाए तो जो भरे पदार्थ हैं कैसे प्रतीत होंगे, यही पूछा गया है आपसे। और आपके सामने ऑप्शन दिया गया है, ए और बी दोनों ही लाल दिखाई देंगे, ऐसा होगा, या फिर ए लाल दिखाई देगा जबकि बी रंगहीन होगा, या फिर ए परख नली पीला रहेगा, या फिर बी गुलाबी दिखाई देगा। क्या ये करेक्ट है? या फिर ए में पीला रहेगा, बी में रंगहीन रहेगा। दोनों परख नलियों में कैसा दिखाई देगा वो बताना है हमें, अगर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की कुछ बूंदें डाल दी जाए तो। देखिए यहाँ पर जितने लोग भी आंसर कर पा रहे हैं, ऑप्शन नंबर डी वो बिल्कुल करेक्ट है। ए जो परख नली है वो पीला रहेगा, जबकि बी परख नली रंगहीन रहेगा। यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 13, जब जल तरल और गैसीय चरण में रूपांतरित होगा तब निम्नलिखित में से कौन सा बदलाव होगा? क्या ये बदलाव होगा कणों की दूरी में बदलाव, या फिर कणों के रंग में बदलाव, या फिर कणों के आकार में बदलाव, या कणों की संरचना में बदलाव? मतलब बताएंगे आप लोग क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। जब जल तरल में से गैसीय चरण में रूपांतरित होता है तब क्या बदलाव देखने को मिलता है? देखिए जितने लोग भी आंसर कर पा रहे हैं ऑप्शन नंबर ए वो बिल्कुल करेक्ट है, कणों की दूरी में बदलाव। जब तरल से गैस में रूपांतरित होता है जल, तो उसमें कणों की दूरी में बदलाव देखने को मिलेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए। करेक्ट कथन का चुनाव करना है। यहाँ पर ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, केवल हरी पत्ती वाले पौधे ही प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं, या फिर केवल पत्तियों में ही प्रकाश संश्लेषण होता है, सभी रंगों की पत्तियां प्रकाश संश्लेषण करती हैं, या फिर पौधे क्लोरोफिल की अनुपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं। सही कथन का चुनाव करना है यहाँ पर। तो देखिए जितने लोग भी आंसर कर पा रहे हैं ऑप्शन नंबर सी वो बिल्कुल करेक्ट है, सभी रंगों की पत्तियां प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर सकती हैं। याद रखिएगा, चाहे कोई भी कलर की पत्ती हो, वो सभी पत्तियां प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर सकती हैं। याद रखेंगे ये, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। देखिए इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है क्वेश्चन नंबर 15, जब हम क्रोध में, शर्मिंदगी या चिंता में होते हैं तब हमारे शरीर की एक अंतःस्रावी ग्रंथि अर्थात एड्रिनल ग्रंथि सक्रिय होकर एड्रीनेलिन हार्मोन स्रावित करती है। जो एड्रिनल ग्रंथि है वो सक्रिय होकर एड्रीनेलिन हार्मोन स्रावित करती है। देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन है ना उसी में आंसर लिख दिया गया है ना, आप अगर समझ पा रहे होंगे तो। यहाँ पर ऑप्शन देखिए दिया गया है, इंसुलिन, एस्ट्रोजन, थायरॉक्सिन, एड्रीनेलिन यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है, यानी कि एड्रीनेलिन हार्मोन स्रावित होता है जब हम क्रोध में, शर्मिंदगी या चिंता में होते हैं तो, ठीक है। और ये एड्रीनेलिन हार्मोन स्रावित किया जाता है एड्रिनल ग्रंथि से, जो कि अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। देखिए जब हम क्रोध और शर्मिंदगी या चिंता में होते हैं तब हमारे शरीर की जो अंतःस्रावी ग्रंथि यानी कि एड्रिनल ग्रंथि है वो सक्रिय होकर एड्रीनेलिन हार्मोन का स्रावण करती है, ठीक। आपको आंसर मिल चुका है ना, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा एड्रीनेलिन। दोस्तों मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पूरा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, और यदि वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें और वीडियो को लाइक भी कर दें, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि मेरा हर एक नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आपकी तैयारी अच्छी तरीके से होती रहे। जैसा कि आप सभी को पता है कि सीटेट के लिए बहुत ही कम टाइम बचा हुआ है, तो अगर सीटेट अच्छे नंबर से क्लियर करना है कम टाइम में तो मेरी सारी पिछली वीडियोस जितनी है, अभी की वीडियोस जितनी है, सभी को एक बार देख लीजिए, क्योंकि उसमें मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में जितने क्वेश्चन पूछे गए थे वो बाकी कुछ इंपॉर्टेंट को ऐड करके वीडियो बनाई हूँ, तो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप एक बार जरूर चेकआउट करेंगे, और बाकी का जो 16 से लेकर 30 तक का क्वेश्चन रह गया वो मैं पार्ट 2 में पढ़ा दूंगी। अभी आप 1 से 15 तक का क्वेश्चन एक बार जरूर देख लीजिए, क्लियर कर लीजिए क्या आंसर है, कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो चलिए फिर मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।